मारीपुर स्थित एक होटल सभागार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों एवं स्नातकों की समस्या विषय पर शिक्षकों के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि डॉक्टर विनायक गौतम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक बेहतर व ईमानदार उम्मीदवार है। इनमें सेवा की भावना है। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति के साथ सेवा की भावना से ओत-प्रोत वाला है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अब तक जितने भावी उम्मीदवार मैदान में दिख रहे हैं, उनमें से डॉक्टर गौतम सबसे बेहतर है। इनमें बेहतर उम्मीदवार का हर गुण विद्यमान है। यही कारण है कि शिक्षक संघ इन्हें अपना समर्थन खुलकर दे रहे हैं। चारों जिले के शिक्षक इनके साथ हैं और स्नातक पास वोटर बने लोगों को भी इनके प्रति जागरूक करने का काम करेगी। भावी उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि जनता की सेवा में अपना वेतन लगाएंगे और सरकारी सुविधाएं व पेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वैशाली व मुजफ्फरपुर जिले के दर्जनों शिक्षकों ने तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर विनायक गौतम को अपना प्रथम वरीयता का वोट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर इनके पक्ष में वोटरों को एकत्रित करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ देखिए हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। जब रघुवंश बाबू हमसे 2.5 वर्ष छोटे हैं तो बाकी लोग भी तो बहुत ही छोटे होंगे। तो आप सबों से यही आग्रह है कि नौकरी छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर, अभी बिल्कुल एक्टिव सर्विस में थे। मैंने इन्हें मना किया कि आप चुनाव में नहीं जाएंगे। अभी के समय में यह पहले वाली बात नहीं रह रही है, लेकिन मेरी बात को दरकिनार करते हुए और इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं लड़ूंगा। पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से मैं जानना चाहता हूँ और उसके लिए यह एक माध्यम बनेगा। क्योंकि हमारे परिवार में उनके नाना जी भी आप लोगों की सेवा में रहे और उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को। हम लोग भी सेवा जो हम लोगों से काम में हम लोगों ने किया, इनकी इच्छा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और कम से कम यह तो जरूर है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव होकर तो वहाँ जो जाएंगे तो आपके नाम को ये नहीं हंसाएंगे, बल्कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ के बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी सेवाओं को कैसे आगे हम बढ़ा के ले जा सकते हैं, इन विषयों पर इनका विशेष ध्यान रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने आने का कष्ट किया है और उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका ये स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभारी प्रधान अध्यापिका शीर्षा राम वैशाली श्रीमती शोभा मैडम से आग्रह है कि आकर और एमडीवीएल कॉलेज की पूर्व आदरणीय सुनीति मैडम से आग्रह है कि इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करें। डॉक्टर रश्मि मैडम से भी आग्रह है कि मैडम शोभा मैडम अभी रुकेंगे। आप
डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी आदरणीय रश्मि मैडम को माला पहनाकर स्वागत करें। मैडम आ रही है, मैडम आई आई। धीरज सर से भी आग्रह है कि आपको हमारे राष्ट्र संयुक्त सचिव श्रीमान विनय मोहन सर माला पहनाकर आपको स्वागत है। राजनीति भी आज के डेट में दो तरह की है, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। तो एक्चुअली में हम शिक्षितों को ही राजनीति करने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ही वोट दे सकते हैं, यानी कि स्नातक ही वोट दे सकते हैं। तो पढ़े लिखों का ही रिप्रेजेंटेशन करूँगा। मेरा ध्यान स्नातक, अच्छी शिक्षा, शिक्षकों की समस्या और चिकित्सा, इसी पर रहेगी। रोड सड़क बनाना एक एमएलसी का काम नहीं है। आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी तो समस्या है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो शोषण का शिकार है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? अगर शिक्षक मजबूत होंगे तो शिक्षा अच्छी होगी। तो डेफिनेटली जो प्राइवेट टीचर्स बन रहे हैं वो भी तो अभाव में ही बन रहे हैं। तो हम प्राइवेट शिक्षा में तो हम लोग का कोई योगदान इसलिए दे सकता है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं वो इसका निर्धारित करेंगे। ये सरकार कभी भी प्राइवेट में नहीं कर सकती है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उचित शिक्षा मिलेगी तो जो आज के डेट में निजी स्कूल में टीचर्स बन रहे हैं उनको दूसरे अन्य प्रोफेशन में जॉब मिलेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सबसे पहला शिक्षकों को आज की डेट में सम्मान नहीं मिल रहा है। 9 बजे सुबह में आज के डेट में किसी और सरकारी महकमे में फेशियल अटेंडेंस नहीं बन रहा है। ऐप अगर काम नहीं कर रहा है सुबह 9 बजे, तो मान लीजिए बाई चांस नहीं काम कर रहा है, तो हाफ डे का सैलरी जा रहा है। आपको वेतन जो है आपके सेवा जितना आपने साल दिया है उसके आधार पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, न ही उसके आधार पर आपको वेतन मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर कोई नियोजित टीचर है तो उनको 50,000 की सैलरी मिल रही है, और वहीं पर अगर मान लीजिए कि जो परमानेंट है उनको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिल रही है। तो शिक्षकों के अंदर में क्या नियोजित और परमानेंट टीचर्स में इतना डिफरेंस होता है? मुझे तो नहीं लगता है कि इतना डिफरेंस होता है। मैं हमारे मेडिकल प्रोफेशन में नियोजित और परमानेंट में कोई ऐसा ये डिफरेंस नहीं देखा गया। तो शिक्षकों के बीच में सरकार इतना बड़ा अंतर क्यों कर रही है? और भी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षकों को 3:15 बजे की जगह 4:30 बजे तक जो रखा जाता है, अभी तक 150 से ऊपर स्कूल हम देख चुके हैं। किसी भी विद्यालय में मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है 3:15 बजे से 4:30 बजे के बीच में। लेकिन शिक्षक जो है इंतजार करते थे, जबकि उन शिक्षकों का समय शुरू होता है सुबह में 6 बजे। 9 बजे पहुंचना है अटेंडेंस के लिए, 6 बजे घर में खाना पीना बनाना या फिर वाईफाई, ये सारा चीज़। तो उठकर दिनचर्या उनकी सुबह 6 बजे से स्कूल जाने की प्रोसेस शुरू होती है। कोई होम पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, तो होम पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं तो पटना से आदमी आ रहे हैं। तो बहुत सारे शिक्षक देखे जो पटना से आ रहे हैं, कोई सीतामढ़ी से आ रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह को आप उनका जो असल जो टाइम है 1 घंटा से ऊपर 2 घंटा आप ट्रांजिशन में आप दे रहे हो। मतलब कि वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, उसी में कम से कम 1 से 2 घंटा सुबह और 1 से 2 घंटा शाम में जा रहा है। क्या शिक्षकों का पारिवारिक जिंदगी नहीं है? अगर सुबह 6 बजे से वो सारे दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती है कि घर परिवार से एक तरह से कट जाते हैं, और रात में 7 बजे अगर वापस लौटते हैं तो उनके पास रहा समय कितना अपने परिवार को देने के लिए? मुश्किल से 2 से 3 घंटा। तो सरकार या तो नासमझ है, अनपढ़ है, या फिर समझ कर भी आंख मूंद रही है। तो उनका आंख खोलने का काम करेंगे। आपके पिताजी जो है विधान पार्षद रहे हैं, उनका कितना लाभ मिलेगा आपको? मुझे जब मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह, मतलब कि बाबूजी जब एमएलसी थे, तो मैं उस समय में नेतरहाट स्कूल में था, या फिर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जेजे हॉस्पिटल मुंबई में था, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ में था। लास्ट जो इलेक्शन बाबूजी हारे हैं 2002 में, उस समय मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था। तो मुझे राजनीतिक हेल्प कभी भी नहीं मिला, ना ही मुझे राजनीति समझ में आती है। स्ट्रेट मुझे पिताजी ने यही चीज़ सिखाया है। मैंने देखा है कि बाबूजी जब एमएलसी थे तो घर से टिफिन लेकर के हम लोग चलते थे बाबूजी,
और गांधी सेतु पुल के पहले हम लोग टिफिन खोल करके और घर का ही खाना हम लोग खा लेते थे, हाथ धोते थे और विधान परिषद में पहुंचते थे। मेरे पिताजी उससे पहले 1 लाख महीना उनको कमाते थे, अप्रॉक्सीमेटली 88 की बात है, मैंने आँख से देखा है। शहर के सबसे बड़े नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, कैटेगरी 1 कॉन्ट्रैक्टर थे। सब चीज़ उन्होंने त्याग किया इस MLC और ये नेतागिरी में। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा परिवार कभी भी, मुझे तो यही सीख मिली है कि त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी आज की डेट में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एचओडी था। वहाँ भी 200-250 पेशेंट्स होते थे, चाहता, और अभी मैं 3000 तक पहुँचा चुका हूँ। चाहता तो उन 3000 पेशेंट जो एक्स्ट्रा मैं पेशेंट पहुँचाया हूँ वो अपने सेंटर की तरफ मोड़ देता, जिनका कम से कम मुझे 50 से 60 लाख रुपये महीने का फ़ायदा होता है। तो वो मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने पेशेंट्स जो है उनको 250 से 3000 तक पहुँचाया। तो मेरा कर्तव्य बोलता है कि मैं शिक्षक जिनको रिप्रेजेंट करूँगा, मैं रिप्रेजेंट कर जा रहा हूँ शिक्षकों को और ग्रेजुएट्स को। तो ग्रेजुएट्स के साथ में समस्या है कि उनको जॉब नहीं मिलता है। आप ऐसे जगह उनको छोड़ देते हो, इस मझधार में छोड़ देते हो कि आपने उनको वैसी शिक्षा दी नहीं कि वो कहीं जॉब पकड़ सके। गवर्नमेंट कितना भी बोल रही हो कि सबको जॉब दे देंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी के बस की बात नहीं है। आप स्किल दो ना, आप अच्छा एजुकेशन भी आप स्किल लाओ ना। आप जो हायर ग्रेजुएशन करते हो, हायर जो एजुकेशन दे रहे हो, उसमें आप एटलीस्ट स्टूडेंट्स को एक कहीं पे भी, बहुत सारे जगह, जैसे कि मैं बेंगलोर में था, तो मेरे एक फ्रेंड का सिल्क यार्न फैक्ट्री था। उन्होंने 100 लेबर्स मांगे थे, तो सिल्क यार्न फैक्ट्री में काम, जो बड़े पोस्ट हैं उन पर जा सकते हैं। तो सरकार को हर जगह पर तय करना हो, चूँकि बिहारी जो होते हैं वो बाहर में कम सैलरी मिलता है, लेकिन बिहार के हिसाब से तभी बहुत। तो एक्चुअली में सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट स्किल्ड लेबर जो है वो हम लोगों को कैसे सिखाएं। जो स्किल्ड लेबर ग्रेजुएट ही कर सकेगा, एक अनपढ़ मजदूर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या एक ग्रेजुएट मजदूरी कर पाएगा अगर जॉब नहीं मिल रहा है? तो अगर मान लीजिए उनके पास में खानदानी पैसा नहीं है, सरकार से अगर पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो या तो सुसाइड करेगा या फिर वो अपराधी बनेगा। तो ये सरकार या तो सुसाइडल बॉम्ब बना रही है या अपराधी। शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा है, उचित पैसा नहीं मिल रहा है आज के डेट में। शिक्षक, अभी बताया, आपने सुना ही होगा कि शिक्षक जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब जहाँ शिक्षक आत्महत्या करो, जहाँ शिक्षक का मनोबल आप तोड़ रहे हैं, सुबह में 9 बजे एकदम बदवा मजदूर की तरह से आप उनको लगाते, क्यों? बाकी अगर जो ब्यूरोक्रेट्स ये रूल बना रहे हैं, क्या उनके लिए रूल अप्लाई नहीं हो रहा है? वो खुद अपने आप पर पहले अप्लाई करें, खुद अपना फेशियल अटेंडेंस बनाएं और फिर शिक्षकों पर फेशियल अटेंडेंस लागू करें। ये बात मैं सदन में स्ट्रॉन्ग ढंग से रखूंगा कि जो चीज़ आप खुद फॉलो नहीं कर सकते हो, सरकारी सर्वेंट रहते हो, हम पर क्यों लागू कर रहे हो? क्योंकि मैं भी शिक्षक रह चुका हूँ। वेतनमान पेंशन जो है, मेरे बाबूजी एक्स MLC हैं, उनको एक्स MLC होने के कारण में 1,75,000 महीना का पेंशन मिलता है। क्यों मिलना चाहिए नेता को पेंशन? क्या ऐसा बड़ा काम किया है? कौन सी ऐसी डिग्री? बाबूजी मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं, BHU से पास आउट है, फिर भी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको, पर्टिकुलर 5 साल के लिए या 6 साल के लिए आपको एक, जो भी ML MP MLC है, इनको 5 या 6 साल के लिए चुना जाता है। तो ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो अनपढ़ भी इस पोस्ट पर बैठ सकता है, एक लालची भी बैठ सकता है। तो क्यों आप 2.25 लाख सरकार का आप MLC और MLA और MP को आप पेंशन में दे रहे हो? नहीं देना चाहिए। लड़के हैं, राजनीति में आए हैं, हम लोगों के मर्जी के खिलाफ, लेकिन आ गए हैं तो आशीर्वाद तो मेरा है ही। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ कर के आए हैं, सरकारी सेवा। प्रैक्टिस भी इनकी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि बिहार में 2-3 ही ऐसे रेडियोलॉजिस्ट लोग होंगे जिनकी कमाई इनके बराबर होगी। तो उसको भी इन्होंने लात मार दी है और पब्लिक की सेवा में ये अपना समय देना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद है, सेवा भावना से आए हैं, आगे बढ़ें, लोगों की सेवा करें,
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ। एक गार्जियन होने के नाते मेरा पूरा आशीर्वाद है कि बहुत आगे बढ़े। जी, आप बहुत टर्म में विधान पार्षद रहे हैं, तो आपसे क्या कमी रहेगा जो इनको बताएंगे उस कमी को दूर कर पाएंगे, चुनाव जीते हैं तो? कभी उस समय के जो लोग नेता लोग हुआ करते थे वो लोग दूसरे तरह के होते थे, जो कहते थे सो करते थे। आज के नेता हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है, तो उनके बीच में रह करके और उनसे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ले लेना, यह एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय चुनौती है, उस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया है और चूंकि ये शुरू से ही जिद्दी रहे हैं, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज रहे हैं, नेतरहाट स्कूल के विद्यार्थी रहे, बॉम्बे में भी बड़े अस्पताल में पढ़ने का मौका मिला, चंडीगढ़ PGI में पढ़ने का मौका मिला, तो अपने विषय के बहुत अधिक जानकारी अपनी रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब इस राजनीति के लाइन में आए हैं तो उसमें भी आगे बढ़ेंगे और जैसे भी होगा, जिस काम में लगते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इसलिए भी आगे बढ़ेंगे, पूरा करेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। आज जो ये बिहार इस सभागार में विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, इसका एक ही उद्देश्य है। सामने हमारे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव होने जा रहा है और इस ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में हमारे विनायक गौतम जी एक उम्मीदवार हैं। हम लोग इस विचार गोष्ठी में ये विचार करने आए कि हम किस हद तक अपने उम्मीदवार को एक जनता के लिए तत्परता देखते हैं, विधान पार्षद हो या विधान सभा का सदस्य हो, कोई भी केवल समस्याओं को उठाने का ही हकदार होता है। अब वो समस्याओं को उठाता है तो ईमानदारी पूर्वक उन समस्याओं के लिए वो कितना जूझ सकता है, यही उसका काम है। वो गवर्नमेंट तो होता नहीं है कि निर्णय ले, निर्णय तो लेना गवर्नमेंट क्या। हम लोगों ने पढ़ा भी है, विक्ट्री लाइज नॉट इन द रियलाइजेशन कोड बट इन द रिलेंटलेस परसूट ऑफ। उस रिलेंटलेस परसूट में ये कहाँ तक जा सकता है हमारा उम्मीदवार। हमने विश्वास किया है, देखा है इस उम्मीदवार को एक प्रतिनिधि होने के लिए, एक सेवक होने के लिए जो सारी क्वालिटी चाहिए, डॉक्टर विनायक गौतम में वो सारी क्वालिटी है। ये तमाम समस्याओं के लिए जूझने की क्षमता रखते हैं और न केवल क्षमता रखते हैं, रखने वाले बहुत लोग होते हैं, समय पर उस क्षमता का उपयोग करने की भी पूरी शक्ति और मानसिकता इनके पास है। इसीलिए इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है कि पब्लिकली वो कहते हैं कि अगर इस 1.5 वर्ष में हम इन समस्याओं का, जो आवश्यक समस्याएं हैं शिक्षकों की, जिनकी पूर्ति सरकार आसानी से कर सकती है, अगर वो समस्याओं की पूर्ति हम नहीं करा सके तो हम 1.5 वर्ष के बाद पुनः कैंडिडेट नहीं होंगे। इससे बढ़ कर के बोलने वाला, करने वाला होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बिहार के जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता आया हूँ, अपने अनुभव के आधार पर, अपने शिक्षक सदस्यों के भीतर पहचानने की बात के आधार पर मैं इस क्षेत्र के शिक्षकों की ओर से और न केवल शिक्षकों की ओर से, मैं बिहार पेंशनर समाज का भी चूंकि अध्यक्ष हूँ, इसलिए उन पेंशनरों में जितने ग्रेजुएट्स हैं उन तमाम ग्रेजुएट्स की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इन्हें पर्याप्त मतदान होगा इनके पक्ष में और इनकी जीत सुनिश्चित होगी। मैं गारंटी के साथ ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ।